हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। फ्रेंड्स, लास्ट हमने किया था लेटेंट हीट। तो अभी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा टाइप्स ऑफ हीट की हीट कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, हीट्स दो प्रकार की होती है। एक होती है लेटेंट हीट जो ये लिखा हो, दूसरी होती है सेंसिबल हीट। तो अब लेटेंट और सेंसिबल में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, सेंसिबल, इसमें वर्ड आ रहा है सेंस। तो जिस हीट को आप सेंस कर सकें, मान लीजिए कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। उसको टच करके पता चल रहा है कि यार ये गर्म है, ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्म है। वो होती है सेंसिबल हीट, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बताती है कि इसका कितना टेम्परेचर है, ज़्यादा है या कम टेम्परेचर है। एक होती है फ्रेंड्स लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ की, मतलब आइस है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी उबल रहा होता है। 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप भी हो सकती है, जो स्टीम जिसको बोलते हैं। तो ये जो पानी है ये भाप किस वजह से बना, लेटेंट हीट की वजह से बना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल है 0 डिग्री सेल्सियस पे। पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है और आइस भी। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेटेंट हीट निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आइस। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी लिक्विड की, किसी भी सॉलिड की जो शेप चेंज करने के लिए, जो उसकी फॉर्म चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए यूज होती है, वो होती है लेटेंट हीट। और जिसको हम सेंस कर सकें कि टेम्परेचर मेजर, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होती है, ये होती है सेंसिबल हीट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स इवेपोरेशन। इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। मतलब जो लिक्विड होता है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो आपको पता है कि जो भी लिक्विड है वो वेपर में कब कन्वर्ट होता है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आया था। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, उसके बाद ही वो स्टीम बनता है, वेपर बनता है। लेकिन इवेपोरेशन की क्या हो जाता है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन उससे पहले ही वो इवेपोरेशन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर सीधा आएगा क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जितने भी वाटर वेपर हवा के अंदर प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर याद रखना, वहां पर आपको हाइड्रोमीटर से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर की जाती है, दैट्स इज हाइग्रोमीटर। रिलेटिव, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है। हाइड्रोमीटर मैंने इससे पहले फोर्थ या थर्ड लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है, तो जरूर बताइए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट ट्रांसमिट किस तरह से होती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। अब ये तो आपको समझ आया कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। दूसरी चीज ये फ्रेंड्स की जो हीट है वो ऑलवेज हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम की तरफ जाती है। आप चाय रख देते हैं तो चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, वहां से हीट निकलकर सराउंडिंग में चली जाती है, सराउंडिंग ठंडा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बर्फ की बात करें, बर्फ खुद पहले क्या होती है, बर्फ बहुत ठंडा पानी रखेंगे तो वो ठंडा होता है पानी, लेकिन इन्वायरमेंट गर्म है तो यहाँ से हीट इधर से आ जाती है। मतलब फिर भी हीट, मैंने आपको क्या बताया, हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। एनवायरमेंट से हीट पानी में आ जाती है और पानी खुद गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, इन सॉलिड ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन प्रोसेस आपको समझ आया कि एक दूसरे को जो कंडक्ट करते हैं, टच करके जो है सॉलिड में हीट इस तरह से ट्रांसमिट होती है, कंडक्शन प्रोसेस से होती है। इन लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। इन रूम वेंटिलेशंस आर प्रोवाइडेड टू एस्केप द हॉट एयर बाय कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन से होती है। और थर्ड होती है रेडिएशन। हीट फ्रॉम द सन रीचेज बाय अर्थ इज कॉल्ड रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, जिसमें कोई मीडियम ना लगे वो तो होती है रेडिएशन। रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। और कंडक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि एक रॉड है, उसको क्या करो आप, मतलब एक किसी भी चीज पे गर्म कीजिए रॉड को, मान लीजिए गैस पे गर्म कीजिए आप रॉड का, एक सिरा गर्म करेंगे, दूसरा सिरा जो आपने हाथ में पकड़ रखा है वो अपने आप गर्म हो जाएगा, वो होता है कंडक्शन। अब आप देखिए पानी का मतलब कोई भी चीज, पानी का एक कंटेनर है, उसमें आप नीचे आग जला दीजिए, पानी, सारा पानी गर्म हो जाता है। क्यों, ये होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की तरह से पानी जो है एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स अपना वाटर की जो हीट है शेयर करते रहते हैं। तो आई होप आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। मैंने पहले आपको बताया था लाइट एक वेव की एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में दौड़ती है। तो लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को। तो इसकी स्पीड कितनी थी मैक्सिमम वैक्यूम में और एयर में, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रख लीजिएगा। लाइट टेक्स 8 मिनट 19 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। तो लाइट 8 मिनट और 19 सेकेंड लेती है सन से अर्थ तक पहुंचने में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग देख पाते हैं।
क्या होता है कि फ्रेंड्स कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है उसको आप किस वजह से देख पाते हैं, क्योंकि किसी सोर्स से लाइट वहां पर पड़कर आपकी आंखों में आ रही है, तो उसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। रात में हम चीजें क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, कोई भी सोर्स नहीं होता जहां से लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़े और हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर आए। आपने देखा होगा कई बार आप टॉर्च जला लेते हैं या फिर गाड़ी की लाइट से देखते हैं, तो वो क्या होता है, हम मतलब कुछ लाइट प्रोड्यूस करके, सोर्स से लाइट प्रोड्यूस करके वहां पर उसके ऊपर लाइट फेंकते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वापस आती है, इसलिए हम क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है और हम जिससे हम देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर inciding on a boundary separating two media comes back into same media, then the phenomena is called reflection of light। तो आपको बता देता हूँ कि लाइट रिफ्लेक्ट वापस होती है, रिफ्लेक्ट बैक। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जरूर याद रख लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ये आ रही जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे होती है, एंड द नॉर्मल रे, ये नॉर्मल होती है। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर इंसिडेंट पॉइंट आर लाई इन द सेम प्लेन, तो ये तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आई और आर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, इमेज इज विचुअली लेटरली इन्वर्टेड, तो जो वो प्लेन मिरर है उसमें क्या होता है कि इमेज एक तो विचुअल होगी, दूसरी इन्वर्टेड बनेगी। दूसरी चीज क्या है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर का ही जो है आपका वो इमेज बनेगी, इमेज बड़ी नहीं बनेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड ए प्लेन मिरर विद स्पीड v, द रिलेटिव टू दिस ऑब्जेक्ट द मिरर इमेज मूव टुवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2v, तो क्या होगा कि अगर कोई चीज मिरर की तरफ v स्पीड से आ रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मिरर में देखेंगे तो डबल लगेगी आपको स्पीड, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा याद रख लीजिए प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, to see his full image in a plane mirror a person requires a mirror of a at least half of its height, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आप अपनी पूरी फोटो देखना चाहते हो, आपकी हाइट का हाफ मिरर आपको चाहिए फोटो दिखाने के लिए। द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज n 360 डिग्री बाय थीटा -1, तो ये फॉर्मूला है, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स, उत्तल और अवतल लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, याद रखिए, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो ये प्रॉपर्टीज हैं कन्वेक्स मिरर की। अब इनके फ्रेंड्स ये नहीं पूछेंगे आपसे, इनके सिर्फ क्या होते हैं, यूजली पूछे जाते हैं। कनकेव मिरर कहाँ पर यूज होता है, शेविंग ग्लास के अंदर, जिसमें आप अपनी फोटो देख सकते हैं। घरों में कौन सा यूज होता है, कनकेव मिरर। एज ए रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, सर्च लाइट, मतलब कि जो व्हीकल्स के हेडलाइट में रिफ्लेक्टर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कनकेव मिरर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है सर्च लाइट। सर्च लाइट में जो लगी होती है, आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उनके ऊपर हेड पर जो कैप के ऊपर सर्च लाइट लगी होती है वो कनकेव मिरर होती है उनके अंदर। द ऑप्थेल्मोस्कोप टू एग्जामिन आई, ईयर, नोज बाय डॉक्टर्स, तो डॉक्टर आपके आईज एंड ईयर में देखते हैं, आपने देखा होगा कभी, जो अंदर बहुत ज़्यादा तेज लाइट लगती है, अंदर दिखता है सारा, वो कनकेव मिरर यूज करते हैं। इन सोलर कुकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, एग्जाम के अंदर एक चीज जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो जो रियर व्यू मिरर होते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड द मैक्सिमम रियर फील्ड ऑफ व्यू एंड इमेज फॉर्म ऑलवेज इरेक्ट। इन सॉलिड रिफ्लेक्टर लैंप, तो कन्वेक्स मिरर कहाँ पे होते हैं, जो रियर व्यू होता है गाड़ियों में या बाइक पे, किसी भी चीज पे रियर व्यू लगाता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, और सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप के अंदर जो है कन्वेक्स मिरर यूज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन आपको जनरल चीज बता देता हूँ, आपने कभी देखा गिलास के अंदर पानी लिया होगा या फिर छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आप इसमें पेंसिल डालते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पेंसिल ऐसे मुड़ गई होती है, अंदर पेंसिल डालते हो तो मुड़ी हुई फील होती है, क्यों, वो रिफ्रैक्शन की वजह से। द बेंडिंग ऑफ द रे लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, तो क्या होता है जब कोई एक लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, कोई एक रे जाती है तो वो क्या थोड़ी सी बेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम द फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज बट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज, तो फ्रीक्वेंसी और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी और उसका फेस चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से हमें वो टूटी हुई नजर आती है, लगता है कि पेंसिल टूट गई अंदर जाकर, लेकिन बाहर निकालोगे पेंसिल फिर वैसी की वैसी रहती है। आप करके भी देख सकते हो। ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो आपकी इंटरनेट केबल्स होती हैं उनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जरूर याद रखिए कि जो इंटरनेट केबल होती हैं वो इसी फिनोमेना पे काम करती हैं,
If light is traveling from denser medium to rare medium and the angle of incidence is more than critical angle, then light is reflected back into denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. मतलब अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, डेंसर मतलब घना, तो सघन मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, आप समझ रहे होंगे, आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो उसमें आ रही है, तो उसको क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट बैक करती है डेंसर मीडियम में। मतलब कहीं से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर गई, तो वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये याद रख लीजिए, मिराज एंड लूमिंग, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर एंड ऑप्टिकल फाइबर आर एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स फ्रेंड्स केबल होती हैं, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने की जरूरत नहीं, बस ये एग्जांपल्स जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड वेरियस मीडियम पर्पसेस लाइक एंडोस्कोपी। तो अब TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस लिए काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो मेडिकल पर्पसेस एंडोस्कोपी के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का आपको एग्जांपल याद रखना है भी, इनका क्या क्या काम है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। When lens is dipped in a liquid of higher refractive index, the focal length increases and convex lens behaves as a concave lens and vice versa। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप किस तरह से convex lens को concave बना सकते हैं। An air bubble trapped in water and glass appears as convex but behaves as a convex concave lens। तो जब एयर बबल वाटर के अंदर ट्रैप हो जाता है या फिर ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाता है, तो जो कन्वेक्स होता है वो कनकेवी की तरह बिहेव करने लग जाता है ग्लास। नेक्स्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब लाइट डिस्पर्स कैसे होती है, जब आप मान लो आपने कभी देखा होगा, चलिए पूरा पहले बता देता हूँ फिर समझा देता हूँ। व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, ऐसा कांच का टुकड़ा होता है, प्रिज्म बोलते हैं इसको। इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो ये अलग अलग कलर्स में, जब मान लीजिए आप यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट डालेंगे, मान लीजिए किसी भी एक सोर्स से, यहाँ पे टॉर्च आपके हाथ में मान लीजिए, तो इसमें से अब जब रे ऑफ लाइट डालेगी इस पर, तो ये आगे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। This phenomenon is called dispersion of light. The different color appears in the spectrum area on the following order: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। तो ये होता है विबग्योर। विबग्योर याद रखिएगा, क्योंकि जो लाइट होती है वो इस तरह से ही विबग्योर बनता है यहाँ पर, ठीक है। और जो रेड कलर है ये डिस्पर्स नहीं होता, बड़ी दूर से हम रेड कलर देख पाते हैं, इसलिए ही जो हमारी लाइट्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ये लास्ट में है ना, आ रहा है यहाँ पर ना, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल खत्म नहीं होता कलर, और ये इस खत्म नहीं होता और ये डिस्पर्स नहीं होता, तो इसलिए रेड कलर की लाइट्स होती हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, ये देख लीजिए, फॉर वायलेट कलर इज मिनिमम। तो ये वायलेट कलर ऊपर वी लिखा हो, इसकी वेवलेंथ मिनिमम है, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसलिए हम लोग इसको जो रेड लाइट्स में यूज करते हैं सिग्नल्स में। रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर जरूर याद रखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। तो हमें पता ही नहीं होगा यार कौन से होते प्राइमरी कलर, हम येलो को भी प्राइमरी समझ लेंगे वहाँ पर जाकर। ग्रीन एंड मैग्नेटा, प्राइमरी का मतलब होता है ये ओरिजिनल कलर है, इनसे आगे फिर जितने भी कलर हैं इन कलर्स को मिला के इनको आगे कलर्स बनाए जा सकते हैं। द ग्रीन एंड मैग्नेटा, और अगर हम तीनों को रेड, ग्रीन और ब्लू को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, वो व्हाइट कलर बन जाएगा, याद रख लीजिए। रेड एंड ग्रीन एंड मैग्नेटा, ब्लू एंड येलो, रेड एंड सेकेंड आर कम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो ये सारे कम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, और ये कुछ कॉम्बिनेशन है कलर्स के, कलर फॉर्मेशन। रेड ग्रीन और ब्लू को जोड़ के व्हाइट बनता है, ब्लू और येलो से व्हाइट बनता है, रेड कैन से व्हाइट बनता है, ग्रीन मैग्नेटा से व्हाइट बनता है, ग्रीन रेड से येलो, रेड ब्लू से मैग्नेटा और ब्लू ग्रीन से सेम कलर बनते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ वायलेट कलर एंड मिनिमम इन केस ऑफ रेड कलर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो स्कैटरिंग है, लाइट खत्म नहीं होती रेड में, क्योंकि रेड मतलब हमेशा जो सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, जो मतलब कि जो रेड सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा अलार्म्स होते हैं या फिर खतरे के सिग्नल रेड ही क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्कैटरिंग है वो बिल्कुल कम होती है, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ह्यूमन आई। अब हम इंसान की आंखों की बात करेंगे, पहले हम कलर पढ़ा है सारी चीज़ें, अब इंसान की आंखें कैसे काम करती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। कम से कम आपको जो बुक आपकी 25 सेंटीमीटर दूर रखकर ही पढ़नी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप नज़दीक रखेंगे, मान लो आपने 20 सेंटीमीटर पर रख लिया या फिर आपने 15 सेंटीमीटर पर रखा, तो आपकी आंखें या तो खराब हो चुकी हैं या फिर खराब हो जाएंगी। तो लीस्ट डिस्टेंस कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर तक तो बुक रख के पढ़ना ही चाहिए, स्टूडेंट लाइफ है तो लीस्ट डिस्टेंस इतना ही है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज एट इन्फिनिटी। हम कहीं तक भी देख सकते हैं, आप लोग देखें तो आपको चंद्रमा भी यहाँ से खड़े होकर सूर्य दिखाई देता है, आपको सूर्य भी अर्थ से खड़े होकर दिखाई देता है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है नॉर्मल आई का देखने का। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिफेक्ट। आईज के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। डिफेक्ट ऑफ आई, फर्स्ट इज मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। ए शॉर्ट साइटेडनेस आई कैन सी ओनली नियर ऑब्जेक्ट्स।
उसको शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नज़दीक की चीज़ देख सकती हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख सकती। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, वो धुंधले दिखाई देते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो जितनी मतलब आपकी आंखों में खराबी है उतनी ही लेंस के कनकेव लेंस यूज़ किए जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मायोपिया इसको शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। इसमें इंसान दूर नहीं देख पाता, सिर्फ नज़दीक की चीज़ें देख पाता है, और इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस। इसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ दूर देख पाता है, नज़दीक की चीज़ें पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसको। तो नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं होते, और ये जो है कॉन्वेक्स लेंस से ये डिफेक्ट दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है प्रेस बायोपिया। अब ये आप दो अच्छे से फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा कि ये होता क्या, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और ये दूर कैसे कर सकते हैं, ये कॉनकेव लेंस और ये कन्वेक्स लेंस। तो आप किसी तरह से इनको बनाकर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। इन दिस डिफेक्ट बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल, इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। तो इसमें क्या है, प्रेस बायोपिया मतलब मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों बीमारी इकट्ठी लग गई। तो इसमें क्या होगा, आपको दोनों लेंस एक ही चश्मे के अंदर, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोगों के चश्मे में इस तरह से दो लेंस लगे होते हैं। ये लेंस नज़दीक देखने के लिए काम आते हैं और ये लेंस दूर देखने के लिए काम आते हैं। कनकेव और कन्वेक्स दोनों लगे होते हैं। कनकेव दूर देखने के काम आते हैं और कन्वेक्स हैं जो वो नज़दीक देखने के काम आते हैं। नेक्स्ट होता है अस्टिग्मेटिज्म। इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हम क्लियरली नहीं देख पाते। दिस डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल ग्लासेस। तो ये इतनी जल्दी रिमूव नहीं हो पाता, इसके लिए फिर आपको अलग से वो होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे माइंड में स्किप हो गया, वो कौन सा था, चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा, लेकिन ये बीमारी याद रखना है कौन सी होती है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको पता है घरों में आपके जो फोन चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में क्या होता है, आप एनर्जी स्टोर करते हो, बैटरी कैसे चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट ग्लो कर रही है। और दूसरे होते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना है, ये आपको शायद किसी जो नॉन साइंस स्टूडेंट उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि यार सर ये मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट उनको पता है कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, होती है। चलिए चार्ज, ये मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सारा क्लियर करूंगा। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर मान लीजिए सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे आपको मतलब कि जनरली जब आप HCS की तैयारी कर रहे हैं, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने सुना होगा अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह से जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो ये आपस में क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नॉर्थ पोल है तो ये आपस में जो रिपेल करेंगे। अभी नेक्स्ट जिसके अंदर है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंडक्टर की और इंसुलेटर की। अब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देमसेल्फ। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, जैसे कि मेटल्स लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर एंड अर्थ एक्ट्स लाइक ए कंडक्टर। अर्थ भी एक कंडक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, याद रखिए, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है सिल्वर। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स इंसुलेटर। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देमसेल्फ। तो इलेक्ट्रिसिटी अपने से इंसुलेटर पास नहीं होने देते, वो कौन से हैं, वुड, पेपर, मिका, ग्लास, एबोनाइट आर इंसुलेटर। तो याद रख लीजिए बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है और बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, और इंसुलेटर कौन कौन से हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैंने आपको बताया था चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी और जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। अब उसका फ्लोइंग पर यूनिट टाइम की एक सेकंड के अंदर वो कितनी दूर ट्रैवल कर सकता है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको फ्लो करने का उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये एम्पीयर के अंदर मेजर किया जाता है, याद रखिए, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट होता है ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस हम V से डिफाइन करते हैं और करंट हम I से डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली, ये देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो I इज इक्वल टू V बटे R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I R।
If a wire is stretched or double on itself, its resistance will change, but its specific resistance will remain unaffected. तो ये याद रखिए कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे या उसकी लेंथ का डबल कर देंगे तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चेंज होती है या अनअफेक्टेड रहती है या नहीं चेंज होती। तो इसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस विल चेंज। अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं या डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये याद रख लीजिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देयर रेजिस्टेंस डिक्रीज। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, किसी को पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं अगर छोटा छोटा पॉइंट फ्रेंड्स कवर करने लग गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इतना बता देता हूँ कि एक सोल्यूशन होता है, किस किस चीज़ का होता है, किसी को पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिनको नहीं पता वो कमेंट जरूर देख लीजिए, नहीं तो फिर नीचे मैं खुद ही कमेंट करके आपको बता दूंगा अगर किसी को नहीं पता तो। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और ये किस में मेजर होती है, ये मो में मेजर होती है, MHO मीटर पर मीटर। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स मैग्नेट। तो मैग्नेट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आपकी डिमांड पर लेक्चर लेकर आता हूँ। और जितने भी लेक्चर्स अगर 1-2 पेंडिंग रह गए हैं मान लीजिए, तो वो भी अभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद इन 2 और 3 आवर्स। आप लोग देख सकते हैं नीचे, तो आपको मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, और HCS कंप्लीट सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप लोग सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज चल रही है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर भी मैं आज या कल में वो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और उनको फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपका मीडियम इंग्लिश भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, करंट अफेयर तो यार हिंदी में पढ़ के भी आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ड्यूल लैंग्वेज होगा, एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।